हेलो। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। और फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आज पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए बीएससी सेकेंड लेक्चर नंबर 12, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कौन सा, देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो यस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से अधिक होती है, ठीक है ना, हाई होता है। तो देखिए आपको पता है जैसे ए है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। बात समझना है ना, जिस टेम्परेचर पर, जिस डिफिनिट टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि जिस डेफिनेट टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैसियस स्टेज में चेंज हो जाए, यानी वो बॉयल करने लगे, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखो, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है। किससे हाई होती है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से, ठीक है ना। तो देखो ये है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका अधिक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का। किससे अधिक होता है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से। एल्कली मेटल और क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से हाई होता है, ठीक है ना। हाई क्यों होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो आपके ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग और दूसरा होता है मेटैलिक बॉन्डिंग, ठीक है ना, मेटैलिक बॉन्डिंग, ठीक। तो इसमें जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और दूसरा मेटैलिक बॉन्डिंग होती है। तो इसी कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जबकि जो आपके ये एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इसमें केवल यही बॉन्डिंग होती है, मेटैलिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटैलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, आपको मालूम है, एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है और एक मेटैलिक बॉन्डिंग होता है।
तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण जो होता है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है ना। अच्छा, जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमने आपको बताया है कि इसमें डी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है ना। इसलिए इनमें जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है और इसी कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, ठीक। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में केवल मेटालिक बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होता, क्योंकि इनके डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, और इनके जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। और ये जो होते हैं आपके एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये सॉफ्ट होते हैं। तो हार्ड क्यों होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हाई होती है। तो डेंसिटी हाई क्यों होती है? ड्यू टू दी कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो बात समझ में आया ना कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होती है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है और दूसरा मेटालिक बॉन्डिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण जो होता है, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण जो होता है उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण ही ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड होते हैं और इनकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है ना। इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, ठीक। अच्छा, अब देखिए जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ हमको पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जब हम ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, देखो जैसे आपका ट्रांजिशन सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक इंक्रीज करता है। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीशियम तक मैग्नीज तक क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन इस बीच में देखिए ये है कौन? क्रोमियम और मैग्नीज है। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है ये इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है ना, सेम होता है। इसके बाद जो आपका आयरन आफ्टर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली जो होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा बात को कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। इन मिडवे बीच में देखिए कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? बीच में कांस्टेंट हो जाती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। आफ्टर मैग्नीशियम के बाद देखिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसका होता है? जिंक का, ठीक है ना। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि स्कैंडियम, ठीक है ना, स्कैंडियम से मैग्नीज तक एज वी मूव, ठीक है ना, एज वी मूव इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स melting point and boiling point increases from scandium to manganese, but in midway melting point and boiling point of chromium and manganese are constant. After manganese melting point and
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम आयरन टू जिंक। इसके बाद जो होता है आयरन से जिंक तक डिक्रीज करता है, कम होता है। ठीक, अब आपको देखना है कम क्यों होता है। अब देखिए जो आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का ए है 3d1 और इसका है 3d2 कॉन्फ़िगरेशन, 3d3 है, और क्रोमियम का है 3d4, 3d5, और मैग्नीज का भी होगा 3d5, आयरन का होगा 3d6, और कोबाल्ट का होगा 3d7, निकिल का होगा 3d8, कॉपर का होगा 3d10, और जिंक का होगा 3d10। ठीक है ना, जिंक का 3d10 होगा। अब देखिए आप कि जो यहाँ स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, ठीक है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, अब देखिए जो इनके डी सबसेल में है, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। और जब डी सबसेल में देखिए 5 ऑर्बिटल हैं, स्कैंडियम के डी सबसेल में ये देखिए 1 2 3 5 ऑर्बिटल हैं, और इस 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्कैंडियम के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यह केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए जो आपका टाइटेनियम है, टाइटेनियम के डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो डी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक ये है, एक ये है। तो टाइटेनियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। तो टाइटेनियम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ वेनेडियम देखिए, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d है, 3d3 है। तो इसके पास डी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके पास? वेनेडियम के पास। ठीक है ना। अब इसके पास जो आप इसके बाद क्रोमियम आता है। क्रोमियम के का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है। तो क्रोमियम के पास जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीज के पास 3d सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब नंबर आप देखो, जब आप ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ 1 अनपेयर्ड है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 अनपेयर्ड है, मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड भी इंक्रीज करेंगे। ये कितना कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनेगा? 5। यहाँ कितना बनेगा? 5। यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज करेगा। और जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। इसलिए जो है स्कैंडियम से मैग्नीज तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक, बीच में देखिए क्रोमियम और मैग्नीज की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है, लगभग नियरली। ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्रोमियम और मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम इसलिए होती है क्योंकि इनका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो क्रोमियम के पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज के पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो 3d कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण जो होता है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? सेम होती है। ठीक, इसके बाद देखिए मैग्नीज के बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली डिक्रीज करती है कहाँ तक? जिंक तक। तो सबसे कम पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है?
जिंक का होता है। जिंक का कैसे होगा, देखिए जैसे आपका ये आयरन है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है। तो अब देखिए आयरन का ये डी सबसेल है, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएंगे। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ देखो 5 कोवेलेंट बॉन्डिंग था, यहाँ आयरन के केस में देखिए 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना था, 5 था, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड घट गया। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। कोबाल्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन रूम के रूल से आप भरेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 7वां इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए कोबाल्ट के केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। इसी तरह से निकिल देखिए, निकिल का नाम कॉन्फ़िगरेशन 3d8 है। तो निकिल के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां और यहाँ क्या हो जाएगा, 8वां। तो निकिल के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब निकिल के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो निकिल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ देखो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ कोबाल्ट में आयरन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयरन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ कोबाल्ट में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और निकिल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ 3d5 है, 3d10 है, और जिंक में भी 3d10 है। तो यहाँ पर देखिए जो डी सबसेल है वो फुल फील्ड है। डी सबसेल क्या है, फुल फील्ड है, इसलिए यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा डी ऑर्बिटल में, जो इनर सेल के डी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना। इसलिए जो है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आपको यही बताया जा रहा है कि जब आप ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस स्कैंडियम से मैग्नीज तक ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। तो देखिए 3d1 है, 3d2 है, 3d3 है, 3d5, 3d5 है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स डी सबसेल में इंक्रीज करेंगे। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज करेगा, और जब कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। इसके बाद बीच में देखिए जो क्रोमियम और मैग्नीज है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इनका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है। डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कम होगी, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाएगी। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी एक्सटेंट, ठीक है ना, तो आपके इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसलिए जिंक की मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है, ठीक है ना। इसके बाद अब आप लिख लीजिए नोट्स, इसको मिटाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स है हाई
melting point and boiling point, high melting point and boiling point, then alkali metal and alkaline earth metal, then alkali metals and alkaline earथ मेटल्स। ठीक है ना। तो देखो ट्रांजिशन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से हाई होती है। अब एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से हाई क्यों होती है? इन ट्रांजिशन मेटल्स टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। आपको पता है कि इन ट्रांजिशन मेटल्स two types of bonding occurs called। तो आपको मालूम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह की बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। इन ट्रांजिशन मेटल्स टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग occurs called covalent bonding, covalent bonding and metallic covalent bonding and metallic bonding। तो आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना बेटा। तो ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग ट्रांजिशन metals are hard, transition metals are hard and high density। ठीक है ना। तो जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। किसकी वजह से होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से होती है। ठीक है ना। हाई डेंसिटी इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेल्टिंग पॉइंट increases from scandium to मैग्नीज। तो आपको पता है कि इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ये इंक्रीज करती है कहाँ से? स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक। ठीक है ना बेटा। फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब देखो यहाँ पर स्टाफ के बाद क्रोमियम एंड मैग्नीज, क्रोमियम एंड मैग्नीज almost equal, chromium and manganese almost equal है मेल्टिंग पॉइंट, almost equal है मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है। तो आपको पता है कि क्रोमियम और मैग्नीज की
मेल्टिंग पॉइंट जो होती है इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल है मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट्स क्रोमियम और मैग्नीज की इक्वल होती है। ठीक है ना, आगे लिखिए इक्वल आफ्टर मैग्नीज द मेल्टिंग पॉइंट, आफ्टर मैग्नीज द मेल्टिंग point gradually decreases from मैग्नीज टू जिंक। अब देखिए मैग्नीज तक, मैग्नीज टू जिंक, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ये ग्रेजुअली मैग्नीज टू जिंक जो होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट माने प्रवृत्ति, एक्सटेंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज, लेफ्ट टू राइट in the series, in the series number of unpaired electron increases, number of unpaired electron increases, therefore extent of covalent bonding increases, covalent bonding increases from scandium to manganese, from scandium to manganese। तो देखो ना, when we move from left to right in the series, number of unpaired electron increases, therefore extent of covalent bonding increases from scandium to manganese। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने के कारण कोवैलेंट बॉन्ड एक्सटेंट फॉर्मेशन टेंडेंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, आगे भी लिखिए फिर आगे बॉन्ड इंक्रीजेज, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। इन द मिडवे ऑफ द सीरीज, in the midway of the series, ब्रैकेट में लिख लो क्रोमियम एंड मैग्नीज, इन द मिडवे ऑफ द सीरीज। ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, number of unpaired electron in d orbital is equal, therefore melting point, therefore melting point of
क्रोमियम एंड मैग्नीज have equal due to extent of covalent bonding is same, ठीक है। After manganese melting point decreases, मैग्नीज के बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है, because pairing of electron in d orbital, pairing of electron in d orbital due to the pairing of electron in d orbital, number of unpaired electron decreases, therefore extent of covalent bond formation decreases, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेज। तो मैग्नीज के बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है डी ऑर्बिटल में, जिसके कारण जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने से एक्सटेंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट मेल्टिंग and boiling point decreases from iron to zinc, ठीक है ना। तो ये रहा आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो ना समझ में आए उसको बताइएगा, फिर हम बताएंगे। थैंक यू।